नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त हम एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं और मैं पहले ही हर चीज बिल्कुल साफ बता देता हूं। मन की बात और मुंह की बात एक के रहती है। मोदी जैसे हम हो ही नहीं पाएंगे, चाहे तो भी नहीं हो पाएंगे। आज मैं आपको, कई बार लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को खबरें क्यों स्क्रीनशॉट दिखा के पढ़ते हो। नहीं पढ़ो, फलाने नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, बांचते जाते हैं। हम जो दिखाते हैं ऑथेंटिक दिखाते हैं, इसलिए उसको दिखाते हैं कि आपके सामने रहने तो हम भी बांच देंगे। आधी रात में इकट्ठे हुए 44 सांसद, सुबह गिर जाएगी सरकार। वो कहीं लिखा ही नहीं है तो कोई कैसे दिखा देगा। इसलिए दिखाते हैं। आज पूरी खबर मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और आज इसलिए नहीं कि ऑथेंटिसिटी के लिए, आज इसलिए कि तारतम्य न टूटे। पूरी खबर की एक एक लाइन आपके लिए जरूरी है, एक एक लाइन जरूरी है। और एक एक लाइन अगर गौर से आपने पढ़ा मेरे साथ, आप लोग भी पढ़िएगा। बहुत धार्मिक कथाओं में होता है ना कि साथ साथ जपिए, मैं वो तो नहीं कभी कहा, लेकिन आज खबर साथ साथ पढ़िएगा। नरेंद्र मोदी का देशभक्ति का मुखौटा गारंटी है उतर जाएगा, और सिर्फ मुखौटा नहीं उतरेगा, उस मुखौटे के पीछे छिपा हुआ वो चेहरा जो आपको एक दशक से ज्यादा हो गया झांसा दे रहा है, उस चेहरे की हकीकत सामने आ जाएगी। ये देशभक्तों की सरकार है या कुर्सी भक्तों की सरकार है, सत्ता भक्तों की सरकार है, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार हुआ है जब देश के आर्मी चीफ, मैंने कई कार्यक्रमों में कहा होगा कि आर्मी चीफ मेरे लिए वो पद है जिसके सामने प्रधानमंत्री वगैरह की कुर्सी जो है बहुत तुच्छ नजर आती है, बहुत तुच्छ। आर्मी चीफ मतलब इस देश का प्रहरी, वो रक्षक, उन रक्षकों का अभिभावक जिस पर पूरा देश गर्व करता है, जिसके चरण धूल को भी माथे पर लगाने में रत्ती भर संकोच न करे। पहली बार इस देश के आर्मी चीफ पर और डिफेंस सेक्रेटरी पर, रक्षा सचिव पर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। क्यों ठोका है वही खबर में पढ़िएगा। क्या ऐसे होते हैं देशभक्त? क्या राष्ट्रवाद की यही परिभाषा है जो खबर में आगे आप देखेंगे? और उसके साथ में एक दूसरा खबर भी जोड़ा हूं। 92 साल की विधवा, जिसके पति ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 92 साल की विधवा को भी इन देशभक्तों ने नहीं बख्शा भैया। 92 साल की विधवा बिस्तर पर है, नहीं बख्शा, 2 रोटी को मोहताज हो गई। 92 साल की उम्र में अदालत जाना पड़ रहा है। कल्पना करिएगा इन देशभक्तों। भाऊ को लाइए, मैं सीधे खबर पे आऊंगा। जोड़िए। स्वागत है भाऊ। भैया लाइए खबर दिखा दीजिए, बस हेडलाइन दिखाइए, नहीं दिखाइए, अंदर की पूरी कहानी दिखा दीजिए। आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी पर 2 लाख का जुर्माना, हाई कोर्ट का आदेश, इनकी सैलरी से काटे पैसे। कहीं इस पर डिबेट नहीं होगी, अगर कहीं हो डिबेट तो क्लिप भेजिएगा। आगे चलिए। हाई कोर्ट ने दे दिया सेना प्रमुख और रक्षा सचिव की सैलरी काटने का आदेश, रिटायर्ड मेजर की याचिका पर फैसला। भीतर की खबर पढ़वाइए, पढ़वाइए फटाफट, जो है एक लाइन से चलाते जाइए। मैं खबर पढ़ूंगा, पूरी खबर आज पढ़ूंगा। पेंशन से जुड़े एक मामले में रक्षा सचिव और सेना प्रमुख पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना एक सेवानिवृत्त मेजर को दिव्यांगता पेंशन देने में देरी और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के कारण लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों के पालन में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। यह मामला पुणे निवासी रिटायर्ड मेजर राजदीप दिनकर पंडेरे से जुड़ा है, जिन्हें सेवा के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेजर पंडेरे को 15 सितंबर 2012 को भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था। 15 सितंबर 2012 वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। सेवा के दौरान उन्हें 4 लद्दाख स्काउट्स में तैनात किया गया, जहां उन्होंने लेह जैसे कठिन क्षेत्रों में फील्ड पीस और हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग पर काम किया। चेंज करिए, चेंज करिए, ये पूरी कहानी पढ़िए। 4 जून 2017 को जब राष्ट्रवादी सरकार आ चुकी थी, ड्यूटी के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित बेस हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। यहां जांच में सिस्टाइटिस
सिस्टिका ग्लैंडुलारिस नामक बीमारी की पुष्टि हुई। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है मैं बीमारी में बता दूं, इसमें मल और मूत्र के उसमें रास्ते में गांठें बन जाती है, ये बीमारी हुई। इसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया। 19 सितंबर 2017 को उन्हें लो मेडिकल कैटेगरी में डाल दिया गया। अगले कुछ वर्षों में मेजर पंडेरे को कई बार कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड और रिकैटेगराइजेशन बोर्ड के सामने पेश किया गया। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उनकी हालत को देखते हुए कुल 24 सर्जरी की गई, 24 सर्जरी की गई। आखिरकार 2 सितंबर 2022 को चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में रिलीज मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें सेवा से मुक्त करने की सिफारिश की गई। हालांकि इस दौरान उनकी दिव्यांगता 15% आंकी गई और यह कहा गया कि यह न तो सैन्य सेवा के कारण है और न ही उससे बढ़ी है। यह 15% दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं है। 2012 में यानी दिव्यांग भर्ती किया था क्या? 2012 में फिट फाट भर्ती हुए, इतना कठिन वहां का फिजिकल होता है, भाऊ सैन्य स्कूल के रहे हैं, अभी उनके पास चलते हैं, और 15% दिव्यांगता लिख दिया कि न सैन्य सेवा के कारण है न ही उससे बढ़ी है। इस निष्कर्ष के पीछे कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया। ये एकदम ज्ञानेश कुमार टाइप का था कि बस बेईमानी होगी, कारण बताओ, कारण क्यों बताएं, हम बाप है सबके, क्यों बताएंगे? उनको कोई कारण नहीं बताया गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं। 14 सितंबर 2022 को 10 वर्षों की सेवा के बाद उन्हें सेना से रिटायर कर दिया गया। 23 नवंबर 2022 को उनकी दिव्यांगता पेंशन की मांग को खारिज कर दिया, सेना ने खारिज कर दिया। सेना से लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री तक, तभी तो डिफेंस सेक्रेटरी पर भी है जुर्माना। इस फैसले को चुनौती देते हुए मेजर पांडेरे ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल होता है, उसकी चंडीगढ़ पीठ का रुख किया। 10 अक्टूबर 2024 को अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने पाया कि बार बार मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने और कई सर्जरी के बावजूद हर बार उनकी बीमारी को सैन्य सेवा से जुड़ा माना गया था। ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाया कि रिलीज मेडिकल बोर्ड ने किन आधारों पर दिव्यांगता को 15% आंका और उसे सेवा से अलग बताया। ट्रिब्यूनल ने गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स मिलिट्री पेंशन 2008 के प्रावधानों का हवाला देते हुए मेजर पंडेरे की दिव्यांगता 40% मानने का निर्देश दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% तक राउंड ऑफ किया गया। इसके साथ ही उन्हें 1 जुलाई 2022 से आजीवन दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया गया। अब रोकिएगा यहीं पे, ये आदेश कब हुआ है? ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2022 को। किसने दिया? ट्रिब्यूनल ने, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने दिया। हम 26 जुलाई आने वाली है, 4 साल हो गए, देशभक्तों की सरकार ही चल रही है। कांग्रेस की आई होती तो हम मान लेते, तो चाइनीज एजेंट है सब, ये ना किसके एजेंट है सब। आगे अब बढ़िए, आगे 1 जुलाई 22 को दिया गया। इस आदेश के खिलाफ एक मेजर जो लेह लद्दाख में नौकरी करके 50% दिव्यांग हो गया, 24 सर्जरी हुई, उसको पेंशन देने का आदेश ट्रिब्यूनल ने दिया। उसके खिलाफ केंद्र सरकार हाई कोर्ट चली गई कि पेंशन नहीं देंगे। हवाई जहाज में अरबों रुपए में उड़ेगा नरेंद्र मोदी, और एक मेजर को पेंशन देने के लिए यह हाई कोर्ट जाएगा, याचिका दाखिल करेगा, और लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री का सम्मान करो। केंद्र सरकार हाई कोर्ट में याचिका दायर करती है इसके खिलाफ कि पेंशन नहीं देंगे हम, जिसे 28 जुलाई 2025 को खारिज कर दिया जाता है। मतलब 3 साल तक फिर केंद्र सरकार ने लटका के रखा मेजर पंडे ने, 3 साल फिर लटका के रखा। 28 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट में भी याचिका खारिज हो गई और अदालत ने बिल्कुल साफ कहा कि मेजर पंडेरे की पेंशन का अधिकार संदेह से परे है, मतलब अनडाउटेबल है, उनके पेंशन के अधिकार को आप नहीं रोक सकते। इसके बावजूद जब आदेश का पालन नहीं हुआ, फिर भी हाई कोर्ट ने फिर जब खारिज कर दिया मोदी सरकार की याचिका को, फिर भी इस आदेश का पालन नहीं हुआ, तो मेजर ने हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की, जिसे 31 अक्टूबर 2025 को उनके पक्ष में निपटाया गया। फिर याचिका, सोचिए, तीसरा, और फिर उनके पक्ष में निपटाया गया। फिर भी सेना के अधिकारियों द्वारा पेंशन नहीं जारी किया गया, फिर भी नहीं जारी की गई, तीसरे बार भी। फिर मेजर पंडेरे ने अवमानना याचिका दाखिल की।
उनके वकील राजेश सहगल ने अदालत को बताया कि 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो पेंशन का भुगतान किया गया, न ही कोई स्वीकृति पत्र जारी किया गया। अब आगे चलिए। ये लोगों को मजा नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर यही मजा आने लगे ना तो देश बन जाए, तो ऐसे लोगों को आप कभी नहीं चुनेंगे। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने 30 अप्रैल के आदेश में कहा कि पिछली सुनवाई में ही जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे भी नहीं डरे थे, पिछली बार ही कह दिया गया था। इन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मोदी सरकार है। चूंकि संबंधित अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए अदालत ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राशि रक्षा सचिव और सेना प्रमुख के वेतन से समान रूप से काटी जाए और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी जाए। साथ ही एक और अवसर देते हुए अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। उसके बावजूद एक अवसर अभी अदालत ने और दिया है। राष्ट्रवाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी घर घर जाए पहुंचे। भाऊ, और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। एक मेजर, यहां इनके एक रैली में करोड़ों खर्चा होते हैं। ये किसी शहर में जाते हैं तो विज्ञापन पे करोड़ों खर्चा होते हैं, इनके फोटो दिखाते हुए। G20 में इनके फोटो जितने दिल्ली में लगे, उसमें तो इस ऐसे 10 मेजर की पेंशन का खर्चा उठ जाता था। लेकिन जिसने सभी टाइप के पोस्टिंग का उपयोग किया, मतलब जिसको हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग, मोस्ट डिफिकल्ट पोस्टिंग, नॉन फैमिली पोस्टिंग, लेह लद्दाख से लेके, ऐसा नहीं कि इसने पहले दिन से बीमार था, हर जगह सेवा दी इसने। और ट्रिब्यूनल ने सही कहा कि जब जब इसका इलाज हुआ तब तो उसको बाकायदा सेवा में ही माना गया, सेवा के कारण ही हुआ, तभी इलाज किया। अब वो काम करने लायक नहीं बचा तो फिर तुम सेवा में नहीं हो, सेवा की वजह से नहीं हुआ। तो जब हमारे यहां सांसदों का इलाज होता है तो उनका इलाज का खर्चा तो देश उठाता है। तो क्या सांसद को ये बोला जाता है कि तुम जब कॉन्स्टिट्यूएंसी पे गए थे और जब किसानों की समस्या सुलझाने के लिए किसानों के बीच बैठे तब आपको ये तकलीफ हुई, इसलिए आपको खर्चा, बाकी समय आप तो घर बैठे थे। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार खर्चा उठाती है। नेताओं को पेंशन, नेताओं को सारा खर्चा नेताओं का उठेगा, और जो देश के लिए लड़ रहे हैं, अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी दे रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। ट्रिब्यूनल ने मतलब कितना बदतमीजी, देखिए मैं ताज्जुब, मुझे लगा आशीष मेरे गले नहीं उतर रही बात, समझ में नहीं आ रहा क्यों। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, सैनिक स्कूल सतारा, 81 पास आउट हूँ। मेरा बैच अब फौज से रिटायर हो गया है। आखिरी भी हमारा जो बैचमेट था मेजर जनरल हृदय साहनी, वो भी रिटायर हो गया। मैं भी एनडीए में सिलेक्ट हुआ था 62nd कोर्स में, मैं ऑल इंडिया 10th था। लेकिन मेरा जो मेडिकल हुआ, उस मेडिकल में मेरा स्पाइना बाइफिडा LVS 5 करके एक डिफेक्ट निकला। तो मैंने पूछा ये डिफेक्ट क्या है? बोले जो स्पाइना का जो 5वें नंबर का कुछ उन्होंने बताया मुझे, वहां ऐसा हमको लगता है कि उम्र के बढ़ने के साथ कुछ ग्रोथ बढ़ेगी, तो फिर आप चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। तो मैंने पूछा था ये सवाल, तो मैंने बोला ये कब हो सकता है? बोले उम्र की 60 क्रॉस करने के बाद हो सकता है। तो बोले तब तक तो मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा फौज से, क्योंकि मैंने नेवल एविएशन मांगा था। उन्होंने कहा कि नहीं, देश जब एक फौजी तैयार करता है, अधिकारी तैयार करता है, तो करोड़ों रुपए खर्चा करता है। हम रिस्क नहीं ले सकते आप पे। हमको लगता है कि 60 के बाद होगा, लेकिन ये 40 की उम्र में ही हो गया तो इसलिए आप नहीं ज्वाइन कर सकते। इतना स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है। तो यकीनन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया होगा, एनडीए के थ्रू गया होगा, आईएमए के थ्रू गया होगा, इंजीनियर कोर्ट से कहीं गया होगा, जहां से भी गया होगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी और मेडिकल, चाहे एनडीए से जाओ
चाहे ओटीएस में जाओ, चाहे शॉर्ट कमीशन में जाओ, चाहे आईएमए के थ्रू जाओ, आपको जाना पड़ता है एसएसबी और मेडिकल, और मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो इसका मतलब जिस उसने सेवा ज्वाइन की तब तक वो परफेक्ट फिट था, और उसके बाद भी वो लगातार सर्विस दे रहा था। बाद में चीजें डेवलप हो गई, क्या मालूम, हाई एल्टीट्यूड पर रहने के कारण हो गई होगी, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो उसको पेंशन न देना यही एक सबसे बड़ी गलती थी। और जब ट्रिब्यूनल ने उसको कहा कि आप इसको 50% मानो, 15% क्या मान रहे हो, ये तो 40% की कैटेगरी में आता है विकलांगता की, और 40 का राउंड अप 50 करते हैं आप, तो 50% मानिए। ये हाई कोर्ट गए, एक मेजर को दे देते तो क्या हो जाता। आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आप हार गए, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया, नहीं, फिर वो हाई कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट ने कहा आदेश का पालन करो, फिर तीसरी बार गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखो पालन करो नहीं तो हम जुर्माना लगाएंगे। हाँ, फिर भी नहीं। फिर एक चौथी बार गया कि सब जुर्माना लगाने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तब उनने कहा नहीं तो अब तो जुर्माना लगा देंगे, 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह से कटवा दो। इट्स ए शेमफुल डे फॉर इंडियन आर्मी। और क्या होता है आर्मी चीफ आशीष, हमें क्या सिखाया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। हम तो सैनिक स्कूल में 5वीं क्लास से पढ़े, हमें तो तैयारी ही किया जाता था कि इंडियन फौज के लिए लड़कों को बनाना है। लीडरशिप क्वालिटी उसको होती है कि व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर टीम, सबसे पहले हम जाएंगे, यदि रिस्क है तो मैं आगे जाऊंगा, गोली पहली मैं खाऊंगा। फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट इज लीडरशिप क्वालिटी। ये हुआ है। मेरे क्लासमेट प्रदीप ताथोड़े, मेजर प्रदीप ताथोड़े, आतंकियों के हमले का जवाब देते देते 2 आतंकियों को ढेर किया, गोलियां लगी। साथ में जितने भी थे अधिकारी, उन्हें कहा सर हम यहां से विड्रॉ होते हैं, आपको ले चलते हैं वापस। उसने कहा ना 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 ना, 2 लोग जाके पीछे से बैकअप मंगवा, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मैं आखिरी बूंद तक मैं यहां लड़ूंगा, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो, मैं बहुत घायल हो चुका हूं। बाद में सब आतंकी मारे गए। प्रदीप तातोड़ी के उस जख्मी शव को भागते हुए लेके गए बेस तक, लेकिन डिस्टेंस इतना था कि इतना ब्लड लॉस हो गया कि नहीं बचा पाए उसको। ये होता है केयरिंग। प्रदीप बोल सकता था अपने सिपाहियों को कि तुम लड़ो, मैं पीछे से देखता हूं। वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। एक मेजर जैसा, मेजर इज ए सीनियर ऑफिसर, मेजर जैसे अधिकारी के साथ कोर्ट ने, न्यायपालिका ने भी न्याय देने के बाद यदि आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो ये उस आर्मी चीफ को उस जगह पे रहने के लिए प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि क्या वो उस जगह पे होना चाहिए। ये प्रश्न चिन्ह उठता है, ये प्रश्न चिन्ह मैं उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा अपना कोई सगा आर्मी में नहीं हो, लेकिन जो भी लड़ रहा है सीमा पे वो मेरा सगा है, अपना है, किसानों के बच्चे हैं, मेरे बैच के जितने भी अधिकारी, जो लोग शहीद हुए सैनिक स्कूल सतारा के, जितने भी हमारे, कोई करोड़पति का बच्चा नहीं था भाई, किसानों का बच्चा, कोई टीचर का बच्चा, कोई क्लर्क का बच्चा। लेकिन शहादत इसलिए नहीं देते कि पेट्रोल पंप मिले घर पे ना, शहादत इसलिए देते कि सर्वोच्च बलिदान है वो सेना के लिए। और एक आदमी आप में से बीमार पड़ गया तो आप उसको छोड़ दोगे, चलो ठीक है गलतियां हो सकती है, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया,
ट्रिब्यूनल तो अपना आर्मी का ही था ना, आर्मी ट्रिब्यूनल ने जब आपको बोल दिया तो मान लेते। उसके बाद हाईकोर्ट गए। कितनी गंदी राजनीति हो गई आर्मी। क्या होगा जब सेना प्रमुख का तो रहा हूं, जब सेना प्रमुख आकर के जो मुझे लगता है सर्वोच्च पद है सम्मान की दृष्टि से, वो आकर के राज्य मंत्री बन जाएगा सवाल मोदी कैबिनेट में, नहीं 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 यार, सांसद तो ये नहीं देता। यही तो शर्म आती सेना है। प्रमुख है। पहली बार मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं चाहते कभी, यही सेना प्रमुख है। कभी सेना प्रमुख को आप देखे थे क्या कि कोई भाजपाई बाबा के पास जाए? वो रामभद्राचार्य क्या है, भाजपाई बाबा ही तो है। दिन रात नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र मोदी करता सेना रहता में सभी धर्मों है। का सेना में सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों ऊपर का से सम्मान होता है। जाने के लिए भी शंकराचार्य, ये सब माने जाते हैं। वो रामभद्राचार्य जिसको भाजपाई पूरे दुनिया में घोषित है, जो भी जानता सब जानते थे भाजपाई बाबा है, इसको योगी मोदी इनके कृपा पर मौज काट रहा है, जाके उसके कान में मंत्र ले रहे हैं। आप क्या दिखाना इससे चाहते हो? इससे ज्यादा शर्मसार बात नहीं है। ये व्यक्तिगत आस्था का मामला होता है। और वो मेरे भी और मेरा मीडिया में, देश भर के मीडिया में, इस देश के मीडिया वाले, अरे ये तो और छिछोरे जाहिल, मतलब ऐसे निकृष्ट हैं देश भर में, कि रामभद्राचार्य ने बाद में बताया क्या कि मैंने कान में एक फोटो आई थी, मैंने कान में कहा कि मुझे पीओके दे दो। बताओ हाँ ये पीओ की कितना जरूरत। नॉनसेंस है, कितना नॉनसेंस है। मैंने कान में कहा वो सेना प्रमुख को कि पीओके मुझे मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए, दक्षिणा में मैंने पीओके मांगा है, ले लो, जाओ लेके चले जाओ ना इसे रामभद्राचार्य को, वहीं दे दो नहीं, इसको पीओके पीओ भेज के राम दक्षिणा। भद्राचार्य को तो पीओ पे भेजना चाहिए, एयर ड्रॉप करना चाहिए ऊपर से इसको। मतलब नहीं, बहुत अपने सैनिक, दुर्भाग्य दुर्भाग्य स्थिति है। मैंने कहा ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सैन्य का राजनीतिकरण हो रहा है, सैन्य के बड़े अधिकारियों को नेताओं जैसे डायलॉग बोलते हुए जब मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है। हम सेना का इसलिए, हम तो हमारे घर में 3 पीढ़ियां, हम 5 फुट के आदमी, 3 पीढ़ियां हैं, हमारे 3 भतीजे आज की तारीख में सेना में सर्विंग है। 3 कहां, पिथौरागढ़ से लेके लेह तक और लद्दाख तक सब जगह पर पोस्टिंग रह चुकी है। ये सब जो है, इनको लगता है कि बस यही, क्योंकि ये बड़े बड़े पदों पर, ओहदों पर बैठे हुए। खैर, अभी खबर नहीं खत्म हुई है, अभी तो एक पार्ट हुआ है। इस पार्ट के साथ मैंने ढूंढ के निकाला, दूसरा पार्ट में 2 दिन से रखा हुआ था कि इसको भी चलाएंगे हम। लाइए जरा दिखाइए। मैं बिस्तर पर हूं, स्वतंत्रता सेनानी की 92 साल की विधवा की केंद्र ने रोकी पेंशन, कोर्ट पहुंचा मामला। देख लीजिए, हेडलाइन साफ साफ लिखा है, 92 साल की विधवा। आगे जरा खबर के थोड़ा सा अंदर दिखा दीजिए, ज्यादा भले नहीं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की 92 साल की पत्नी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके स्वतंत्रता सेनानी पति के योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही पेंशन को 2019 में रोक दिया गया था। जस्टिस सचिन शंकर मखदुम ने बुधवार को इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। आगे चलिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार पेंशन में अपना हिस्सा देना जारी रखे हुए है। मतलब कर्नाटक सरकार अपना हिस्सा जो पेंशन का होता है वो दे रही है, और पेंशन का भुगतान न करने का कारण केंद्र सरकार है। याचिकाकर्ता विधवा जो है 92 साल की, उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्रीनिवासा ने बताया कि उनके पति जी रामैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1972 में ताम्रपत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में, 1973 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने के लिए पेंशन स्वीकृत की। 2000 में स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद यह पेंशन उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलती रही। 2019 में बंद कर दिया। सारा बोझ ना इसी से, विकसित राष्ट्र के रास्ते में जो रोड़ा है ना, वो 92 साल की स्वतंत्रता सेनानी की विधवा पेंशन, हाँ, यही सब फालतू के खर्चे हैं। मैं आपको 2 लाइन बता दूं, रिटायर्ड दिव्यांग मेजर। फौजी को, मेजर को, मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं यहाँ पर। आज मैंने सुना, बड़ा दुर्भाग्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर
रहे हैं महोदय, अब राज्यसभा में है, पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, मुक्ति मिली उत्तर प्रदेश को उनसे, दिनेश शर्मा। कल सबके मोबाइल पर अलार्म बजा था ना, सबके मोबाइल पे बजा था ना। हाँ हाँ। आज सीएनआई पर और आईएनएस पे बाइट है दिनेश शर्मा की कि कल एक साथ सबके मोबाइल पर अलार्म बजा, इसका मतलब भारत अब विश्व गुरु बन गया है, वो सुपर पावर बन गया। ये अब प्रोफेसर था बताओ क्या? इनके ये कहां पर प्रोफेसर था? इसकी मूर्ति बनवाए प्रोफेसर, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में कहां इसकी मूर्ति बनवाए? यही सब, ये ऐसा आप लोगों ने चुना है ना, ऐसा झुंड चुना है कि इस झुंड की ना, आप पता नहीं लगता है कि अगरबत्ती दिखाओ इनको कि मोमबत्ती दिखाओ, पता ही नहीं चल पाता है। अब एक और बात कर दूं, एक और, ये कितना 2000 4000 पेंशन हो सकता है, 1500 1800 ऐसे ही पेंशन जाता होगा बेचारी का, बुजुर्ग अम्मा का। एक अभी रिपोर्ट मैंने देखी थी, उस रिपोर्ट को ढूंढ के लाना होगा तो स्क्रीन पर वो भी दिखा देंगे। सऊदी सब छोड़ दिए, उसमें पूरा एक आरटीआई से आज वो थी जानकारी, हाँ 800 हाँ करोड़ हाँ। के आसपास, 800 करोड़ के आसपास मोदी जी की विदेश यात्रा पर खर्च हुआ है। लेकिन उसमें जो सबसे आश्चर्यजनक मुझे लगा था, सऊदी की यात्रा पर थे, सऊदी अरब के आधा दिन की यात्रा, हाफ डे विजिट था, आधे दिन की यात्रा। आधे दिन की यात्रा का खर्च जो था वो 16 करोड़ के लगभग था। 16 करोड़ रुपए में जो 10 करोड़ रुपए था वो होटल का खर्च था, होटल का हाँ। खर्च। आधा दिन का होटल का खर्च, अरे कौन सा, अगर इंद्रासन पे भी लौटते ना तो इंद्र भी 51 लाख में मुक्ति मांग लेता, इंद्रासन पर अगर लौट रहे होते तो। कौन सा अरे होटल था ये आधे दिन का 10 करोड़ रुपए का? पहली बात। दूसरी बात, राजकीय यात्रा में सारा रुकने का, मतलब ठहरने का और सारा प्रबंध, जो जिस आप देश के दौरा करते हैं, आप स्टेट गेस्ट होते हैं, राजकीय यात्रा की बात कर रहा हूँ, राजकीय यात्रा में आप स्टेट गेस्ट होते हैं, यानी स्टेट, वो देश आपके रुकने का, आपके लिए गाड़ी का प्रबंध उस देश की तरफ से किया जाता है। तो वहां पर 10 करोड़ रुपए, उसके बाद 4 करोड़, 5 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ के आसपास था जो ईंधन का खर्चा, और 1 करोड़ के आसपास मिसलीनियस था जिसको बताया नहीं गया था, 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ रुपए में वो 92 साल की अम्मा जैसे पता नहीं कितनी अम्मा को आप 10 साल पेंशन दे दो। 1.5 करोड़ रुपया बहुत अमाउंट होता है, इनकी पेंशन बहुत छोटी छोटी जाती है, ये बाबा 2025 को जाती है। अश्विनी वैष्णव का भी मेरे पास आया था, आरटीआई ने किसी ने निकाला, ये 2 दिन के लिए लंदन गए थे, वो भी 4-5 करोड़ का खर्चा बता रहा है, ऐसे ही कुछ फिगर है। तो 2 ही दिन में 5 करोड़ खर्च करके नकारे आ जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपया, हमारे दर्शक होंगे, जरा बता दे कितने दर्शक ऐसे हैं जो जिंदगी में अपने 5 करोड़ रुपए कमा करके रख दिए हैं साइड में। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, आदमी 5 करोड़ कमा नहीं पाता है, ये सब सुलभ शौचालय में जाते हैं और निकलते हैं, कहते हैं 5 करोड़ रुपए खर्च हो गया है। देशभक्त है ये सब। आओ। नहीं, ये मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 92 साल की महिला की पेंशन रोकना क्रिमिनल ऑफेंस है। और उस देश में ये संदेश भेजने पे विश्वगुरु कहते हैं। ये गुरु घंटाल है सही मायने में, विश्वगुरु मानने वाले अपने आप को। शब्द नहीं है। ये है मोदी है तो मुमकिन है, हम इसी को कहते हैं। यह है मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे का असली चेहरा। क्योंकि आजादी की लड़ाई से इनको कोई लेना देना था ही नहीं, संघियों को। ये तो लड़ाई के समय कांग्रेस से वो अंग्रेजों के पेंशन पाने वाले लोग हैं। इन्होंने पेंशन ली है, दी कहां है? अब सत्ता में आए तो पेंशन देते समय इनको बहुत दुख होता है। इनको लगता होगा कि स्वतंत्र सेनानी है। हाँ सही बात है, ये एकदम विरोधी हो गए ना, स्वतंत्रता हाँ, संग्राम सेनानी की पेंशन और अंग्रेजों के एजेंटों की पेंशन। पेंशन, ये अंग्रेजों से अंग्रेजों के पेंशन एजेंट, लेने वाले लोगों को आजादी के लड़ाई लड़ने वाले की पेंशन बिल्कुल चुभती है 24 घंटे। एजेंट, आज 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 एजेंट पे भी अभी करेंगे कार्यक्रम, हम अगला कार्यक्रम मिला रहे हैं एजेंट पर ही, एजेंट पर ही। एजेंट के परपोते ने कहा है कि मेरा परदादा एजेंट था, बहुत लड़ा राहुल से, लड़ते लड़ते कहा आखिर में
हाँ मेरा परदादा था एजेंट। अब क्या कर लोगे? फिल्म अब छोड़ो हाँ मुझे, बख्श दो। राहुल को जेल डलवाते डलवाते आखिरकार बोल ही दिया कि हाँ मेरा परदादा था एजेंट। चलिए हमको इजाजत दीजिए, देश की दशा देखिए, राष्ट्रवाद की तारीख मुझे पीटते रहिए आप। हमारे शुभ मराठी मित्र है, उनके पास 20,000 डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि माफी वीर कैसा सरकारी एजेंट था। निरंजन टिकले वो तो बार बार कहता है कि अरे तुम मुझे बुलाओ तो सही कोर्ट में, भाऊ किसी तो कोर्ट में करो यार। मजाक में एक दिन कहा कि तुम ही मेरे खिलाफ एक कोर्ट में क्यों नहीं अर्जी लगा देते यार, कि निरंजन टिकले क्यों ऐसा आरोप लगाता है, इसको कोर्ट में खींचो। मैं ये 20,000 डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, मुझे कोई बुला ही नहीं रहा है। भाऊ टिकले पता है क्या है, सावरकर जैसे मोदी मामलों के जानकार सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किशोर हैं, वैसे ही हाँ, सावरकर मामलों के जानकार टिकले साहब हैं। क्या ऐसे टिकले लोगों को साहब, सुब्रमण्यम स्वामी को कभी कोई कोर्ट में खींचेगा क्या मोदी के मामले पे? मैं तो कहता हूँ खींचो सुब्रमण्यम स्वामी को, कैसे नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा दिया। मधु किशोर को खींचो, कोई खींचता है? मधु किशोर, सुब्रमण्यम स्वामी, टिकले, ये तो वो अरे लोग हैं। मधुकेश्वर ने तो बाकी अखबारों में तो थोड़ा सा घुमाते हुए कहा, अरे अरे मालविया को तो उसने शुद्ध रूप से लड़की सप्लायर कहा, हाँ, शुद्ध रूप से। और एक एक मिनट में मुकदमा करने वाले मधु किशोर पर मुकदमा करने में इनके जो है ना सब खत्म, सारी सब ताकत। खत्म। करो ना मुकदमा, इससे ज्यादा क्या मानहानि होगी? इससे ज्यादा मानहानि क्या होगी? है? नहीं, मैंने सुना कि लखनऊ में, पता नहीं, अब लखनऊ की खबरें आपके पास ज्यादा आती है, आप वहीं के, तो मैंने सुना कि योगी आदित्यनाथ किसी को बोल रहे हैं कि एक बार मुकदमा डाली कर दो, मधुकेश्वर को कोर्ट में ले आओ तो फिर और कुछ डॉक्यूमेंट आ जाएगी बाहर। हाँ, हाँ, योगी जी, आखिर योगी आदित्यनाथ ये मोदी से आपदा में अवसर तो का सिद्धांत तो सीख ही चुके हैं ना। तो ये इस आपदा में योगी आदित्यनाथ के लिए अवसर है, वाकई अवसर है। मैंने और मैं मैंने यही इस तो, अगर आपको क्या लगता है किसान सेल का कोषाध्यक्ष यूं ही अरेस्ट होता है क्या? नहीं, वो तो बहुत छोटे पे आते हैं। अगर उपाध्याय। मधु किशोर पर अगर मुकदमा करवाते हैं योगी आदित्यनाथ, हम्म। तो मैं इस वक्त मधु किशोर के प्रति अपनी संवेदना और समर्थन दोनों रखता हूं, लेकिन फिर भी अगर करवाते हैं तो मैं इसके लिए तारीफ करूंगा योगी आदित्यनाथ की कि कम से कम इसी बहाने अदालत में मधु किशोर सब कुछ बता देंगी, सब हाँ, बता देंगे। जो पॉडकास्ट में नहीं बताई होंगी वो अदालत में बता देंगी। चलिए हमें इजाजत दीजिए, और देखिए 92 साल की अम्मा पेंशन दे दो भाई। हाँ, और मेजर दुर्भाग्य, साहब फाइटर खबर देख लो। मजाक की नहीं, ये हमारे हमारे सब के लिए शर्म से सर झुकाने वाली खबर है कि मेजर की पेंशन न्यायपालिका की अवमानना करते हुए भी न देना, और एक 92 साल की स्वतंत्रता के आजादी के सिपाही की पत्नी को पेंशन नाकारना। ये अच्छा किया कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो हमारा शेयर दे रहा भाई, हाँ, केंद्र नहीं दे रहा। नहीं तो ये नहीं कहते कि ये देते तो हम कर्नाटक गवर्नमेंट का ही खेल है, तो राहुल गांधी नहीं का देते इस्तीफा मांग लेते। इनको भी कर आते हम अरे भाव ये समान। अमित मालविया राहुल गांधी का इस्तीफा मांग लेता उस पे। हाँ, चलिए इजाजत दीजिए, और भी खबरें हम लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।